आज हम लोग नया टॉपिक अपना शुरू कर रहे हैं। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा हो। ठीक है, अब इसके लिए डेरिवेशन कैसा होता है ये देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि दो समांतर प्लेट बना लें। ठीक, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटें बना लेते हैं पहले। अब इसके बीच हम लोग क्या भरेंगे, एक के परावैद्युतांक वाली पट्टी भर देते हैं। नीचे कर ले शटर थोड़ा, आराम से गिर न जाए। शुरू करा जाए। देखो, प्लस 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 माइनस 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 माइनस। सुनो इधर, तो शुरू करते हैं। ठीक, अब शांत रहिए। तो आज हम शुरू करेंगे अपना नया टॉपिक। क्या है? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा हो। मतलब आंशिक रूप का मतलब होता है कि आधा भरा हो और आधा खाली हो, मतलब ये होता है। ठीक, आंशिक रूप से मतलब कुछ भरा हो और कुछ खाली हो। तो ये दो हमारी समांतर प्लेट की प्लेटें होती थी संधारित्र की। ठीक, दो प्लेटें होती, उनके बीच हमको क्या भरना है? आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा हो। तब के लिए हमको इसकी धारिता निकालनी है। तब धारिता क्या होती है? तो हमने माना कि x और y समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें हैं जिनके बीच के परावैद्युतांक माध्यम वाला एक आंशिक रूप से पदार्थ भर देते हैं। ठीक, मतलब ये जो आंशिक रूप से जो पदार्थ भरा है इसका परावैद्युतांक कितना है? k। ठीक, और प्लेटों का क्षेत्रफल क्या होगा? a मान लेंगे। उसके बाद हम कहेंगे कि इस प्लेट के अंदर और जहां जहां ये खाली जगह दिख रही है, यहाँ यहाँ क्या होगा? यहाँ वायु भरी होगी, है ना? जहां पर ये परावैद्युत पदार्थ भरा वहां पर तो ये है, और उसकी मोटाई कितनी ले लेंगे? टी। तो क्या लिखेंगे? माना, लिख लो, लिखो, माना समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच, या माना समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें x और y। माना समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें x और y के बीच टी मोटाई का एक परावैद्युत पदार्थ भरा है या रखा है। टी मोटाई का परावैद्युत पदार्थ भरा है तथा प्लेटों की बीच की दूरी d है, तथा प्लेटों की बीच की दूरी d है, तथा प्लेटों की बीच की दूरी d है, और जो खाली जगह है वहां पर क्या है? वायु, तथा खाली जगह पर वायु भरी है या वायु है। तो यहाँ यहाँ ये क्या है? वायु है, और ये टी मोटाई का एक परावैद्युत पदार्थ हम प्लेटों के बीच क्या कर देते हैं? रख देते हैं या भर देते हैं। तो अब हमको निकालना है कि तब ये संधारित्र की धारिता क्या होगी। ठीक, इसके पहले हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था जिसके अंदर केवल इसके अंदर वायु भरी थी, तब के लिए पढ़ा था A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D पढ़ा था। अब इसमें हमें देखना है कि अगर टी मोटाई का कोई परावैद्युत पदार्थ भर दें तब के लिए धारिता क्या हो जाएगी समांतर प्लेट संधारित्र की। चलो देखते हैं। अब देखो, सबसे पहले लिखेंगे कि वायु में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। मतलब वायु माध्यम के लिए विद्युत क्षेत्र, मतलब जहां जहां वायु है उसके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी वो लिखते हैं। तो अब तुम कहीं पर भी देखोगे, इस पॉइंट पर देखोगे, इस पॉइंट पर देखोगे तो क्या निकल के आएगी? E बराबर, ये वायु के लिख लें, ये तो लिख लेना पहले, वायु के लिए
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसके लिए ई रख देते हैं, ठीक है, ई एयर रख देते हैं, ई एयर। ई एयर बराबर क्या आ जाएगा, अब बोलो, प्लेटों के मध्य में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो कल क्या बताया था, बताओ क्या होती है, एक प्लस प्लेट एक माइनस प्लेट के बीच अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल दिशा से निकालते हैं तो दोनों एक तरफ होते हैं, जुड़ के कितना आ रहा था कल बताओ, सिग्मा अपान में अपसाइलन नॉट आया था और के भी था, लेकिन वाई के लिए के की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो ये वैल्यू आएगी। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, क्यू बाई ए अपसाइलन नॉट, पढ़ा था, क्योंकि सिग्मा बराबर होता है क्यू बाई, ये क्या होता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो ये हमने वाई के लिए निकाल लिया। अब क्या निकालेंगे, अब इसके बाद हम निकालेंगे कि इस परावैद्युत पट्टी के बीच कितना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, या परावैद्युत पट्टी के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो इसको क्या लिखेंगे, परावैद्युत पदार्थ के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसके लिए क्या लिखेंगे, तो ये कोई मान लो इसको मीडियम ले लो या कुछ भी ले लो या टी ले लो, इसको ईटी रख करके चल रहे, क्योंकि टी मोटाई का रखा है तो इसे हम ईटी लेके चल रहे हैं, तो ईटी बराबर आ जाएगा, या मीडियम ले लो, कोई मीडियम भरा है, ठीक है, टी ने मतलब कोई मीडियम भरा है इसके लिए। तो ये किसके लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं, मीडियम के लिए, मतलब ये टी मोटाई की जो पट्टी है उसके लिए हम क्या निकाल रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसके लिए क्या होगी बताओ, सेम वही होगा, बीच में क्यू बाई के एप्सिलॉन नॉट होगा, और के क्या होगा, इस पट्टी का परावैद्युतांक होगा, जो भी इस पट्टी का परावैद्युतांक होगा, जो ये माध्यम भरा हुआ है इसका क्या होगा, के होगा, ये आ जाएगा। लेकिन यहां पर y के लिए 1 होता था तो ये वैल्यू रहती थी, ठीक। अब क्या करेंगे, इसको भी थोड़ा सा तोड़ लो, तो क्या आ जाएगा, क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट और के, ये आ जाएगा। तो ये किसके लिए आ जाएगा, ई मीडियम के लिए, मतलब पट्टी के लिए आ जाएगा, हाँ माध्यम के लिए आ जाएगा। अब क्या करेंगे, अब इन दोनों प्लेटों के बीच कुछ वैद्युत विभव होगा, होगा कि नहीं, विभवांतर होगा कि नहीं होगा, दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर होगा, वो कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले तुम लिख लो किसके लिए, प्लस वाली प्लेट, टी मोटाई के लिए, या इसके लिए लिख लो डी के लिए। देखो कैसे लिखेंगे ध्यान से समझना, तो पहले सबसे पहले वायु के लिए लिखते हैं, किसके लिए, वायु के लिए, वायु के लिए लिखे हुए उसको V1 ले लो, V1 बराबर क्या आ जाएगा बताओ, हम लोगों ने, एक मिनट, वो वाला नहीं, तुमने E बराबर क्या पढ़ा था, V बाई D पढ़ा था, बीच की दूरी या x, तो अगर तुमको V निकालना है तो E इंटू डी कर देंगे कि नहीं करेंगे बताओ, तो हम क्या करेंगे, E इंटू डी। अब वायु के लिए T कितना, देखो पूरे वायु के लिए टोटल D में अगर T घटा दे तो वायु वाली दूरी बचेगी नहीं बचेगी बताओ, हमको लिखना किसके लिए है, वायु के लिए, तो वायु के लिए विभव लिखेंगे तो दूरी वायु वाली ही रखेंगे, तो हम पट्टी मतलब टी मोटाई की जो भी ये परावैद्युत पदार्थ बना उसको छोड़कर तो डी माइनस टी कर देंगे, तो डी की जगह क्या आ जाएगा, डी माइनस टी, और ये जो ई होगा वो किसके लिए लिखेंगे, एयर के लिए, तो इसको भी ई एयर रखो, अभी हम एयर के लिए करें इस वजह से ये रखेंगे, तो क्या आ जाएगा बोलो, V1 बराबर ई एयर की वैल्यू कितनी है बोलो, क्यू अपान में ए एप्सिलॉन नॉट और डी माइनस टी, ये आ जाएगा, इसको समीकरण फर्स्ट दे दो। अब इसके बाद किसके लिए लिखेंगे, माध्यम के लिए, या टी मोटाई पट्टी के लिए, इसके लिए अगर तुम V लिखो उसको V2 मान लो, तो V2 बराबर क्या आ जाएगा, ई एम इंटू क्या आएगा, अब पट्टी के लिए लिख रहे हैं तो उसकी मोटाई कितनी, इंटू टी आ जाएगा,
ध्यान से समझते जाना। ई एम का मतलब ई मीडियम के लिए कितनी वैल्यू है, क्यू अपान ए एप्सिलॉन नॉट और के इंटू टी। ये चीज समझ में आ गई कि नहीं आ गई? आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं। ये क्या होगा, V2। अब तुम टोटल भी वो लिख लोगे तो वो क्या आ जाएगा बोलो, V बराबर V1 प्लस V2। तो V बराबर आ जाएगा V1 की वैल्यू Q अपान में ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस V2 कितना है, Q अपान में ए एप्सिलॉन नॉट के इंटू टी। बताओ इसमें कोई दिक्कत, दोनों वैल्यू उठाकर रख दिए। अब क्या करेंगे, अब इससे कॉमन कर लो, क्या कॉमन आ जाएगा, Q अपान ए एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, d माइनस टी प्लस टी बाई के बचेगा कि नहीं बचेगा, कोई दिक्कत। और इसके बाद अब ये v की वैल्यू चल रही, अब ये q को नीचे ले आता हूं, मतलब v बाई क्या आ जाएगा q। थोड़ा इसको और यहाँ रखो, शांत रहो। v बाई क्यू इक्वल टू आ जाएगा 1 अपान में ए एप्सिलॉन नॉट और अंदर क्या बचेगा d माइनस या t बाई के पहले होती है d माइनस t प्लस t बाई के। बताओ कोई प्रॉब्लम इसमें? अब समझना वी वाई क्यू क्या होता है, सी कहाँ होता है, सी बराबर क्या होता है क्यू बाई वी। अगर हमको रखना वी बाई क्यू तो हमको वी बाई क्यू तो 1 बाई सी बराबर वी बाई क्यू नहीं हो जाएगा, मतलब दोनों पलट जाएंगे तो ये वैल्यू आएगी। तो वी बाई क्यू की जगह क्या रख दें हम 1 बाई सी, इसकी जगह रखेंगे 1 बाई सी। ध्यान से समझना, बस हो गया, इतना ही बचा है। 1 बाई सी इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 अपान ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ठीक, अब हमें सी की वैल्यू निकालनी है, क्यों, हमें धारिता निकालनी थी इसकी, तो धारिता हमारी आ गई, तो सी बराबर क्या आ जाएगा, अब इसको पलट देंगे तो सब ऊपर चला जाएगा, क्या आ जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट अपान में क्या आ जाएगा डी माइनस टी प्लस टी बाई के, ये हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के बीच टी मोटाई का कोई परावैद्युत पदार्थ भरा हो। अब इसमें बताओ कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो पूछ लो अभी, बस ये याद रखना ये कहां से आया था 1 बाई, मतलब v बाई क्यू बराबर क्या होगा 1 बाई सी यहां से। अब इसको एक बार देख लो, अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो तो उसे बताओ। ठीक, तो हो गया ना ये सब, ठीक है। चलो देखो इधर, अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे संधारित्रों का संयोजन। ठीक, तो इसमें दो प्रकार का संयोजन होता है, नंबर 1 श्रेणी क्रम संयोजन और नंबर दूसरा समांतर क्रम संयोजन। तो पहली हेडिंग डाल लो श्रेणी क्रम संयोजन। तो पहले हम क्या पढ़ेंगे श्रेणी क्रम संयोजन। तो श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, जैसे तुम लोग उसमें पढ़े थे, प्रतिरोध वाले में पढ़े थे, तुम लोग पढ़े होगे ना इलेक्ट्रिसिटी में, हाई स्कूल में क्या पढ़ा था, श्रेणी क्रम के लिए आर इक्विवेलेंट के क्या होता है, आर बराबर R1 प्लस R2 प्लस R2। ठीक, ऐसे और समांतर क्रम के लिए ठीक, यहाँ पर उसी का जस्ट उल्टा होता है, बस यहाँ पर हम लोग क्या लेके चलते हैं, संधारित्र लेके चलते हैं। ठीक, तो अब श्रेणी क्रम में इधर देखो, इधर एक संधारित्र ये लगा है, दूसरा संधारित्र ये लगा दिया और तीसरा इस प्रकार से लगा दिया, और इस प्रकार से आगे कितने भी संधारित्र लगे रहेंगे। ठीक है, बस रहने दो, ठीक है।
देखो इधर, अब इसी के आगे कितने भी हम संधारित्र इसमें जोड़ते चले जाएं, उसके लिए हमको क्या निकालना है, इनकी तुल्य धारिता क्या होगी वो हमको निकालनी होती है। मान लेते हैं पहले संधारित्र ये लगा इसको C1, ये C2, ये C3, डैश डैश कितने भी आगे लगे हो सकते हैं। और एक चीज और याद रखना कि जो श्रेणी क्रम संयोजन होता है उसमें आवेश समान होता है और विभव अलग अलग होता है। तो फर्स्ट नंबर तो पहले तुमको वो लिखना चाहिए इसमें, एक मिनट रुक जाओ, इसको हटा दो मिनट के लिए। सबसे पहले इसे फर्स्ट पॉइंट लिखो, श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक संधारित्र पर आवेश समान होता है। नंबर दूसरा, प्रत्येक संधारित्र पर विभव अलग अलग होता है। तो ये याद रखना कि श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है, श्रेणी क्रम संयोजन में संधारित्रों का जो आवेश होता है, मतलब प्रत्येक संधारित्र पर जो आवेश होता है वो सब में क्या होता है, समान होता है। अगर पहले संधारित्र पर 5 कूलम आवेश है तो दूसरे में भी 5 कूलम आवेश रहेगा, लेकिन प्रत्येक संधारित्र का विभव क्या होता है, अलग अलग होता है। ये याद रखना, ठीक। अब इसके बाद इसका डेरिवेशन करते हैं हम लोग। डैश डैश कितने भी, इसको C1, C2, ये प्लस वाली प्लेट होती है, ये माइनस की, ये प्लस की प्लेट, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस की प्लेट, ठीक है, ये C3। अब इनके बीच जो विभव होगा वो क्या होगा, अलग अलग होगा। क्यों, अभी ऊपर हमने लिख दिया है कि यहाँ पर विभव क्या होगा, इन प्लेटों के बीच क्या होगा, विभवांतर V1, इसके बीच V2, इनके बीच V3, आगे जितने भी होंगे वैसे करते जाएंगे। लेकिन आवेश क्या होगा, इस पर जो क्यों आवेश होगा उस पर भी क्यों आवेश, इस पर भी क्यों आवेश ही होगा। अब हमें इनको निकालना है, ठीक। अब देखो यहाँ पर विभव अलग अलग है, तो अगर हम V1 की वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगा, V1 बराबर निकालें तो क्या आएगा, अरे इस फार्मूले से निकालो, C बराबर क्या होता है, Q बाई V। तो अगर V बराबर निकालनी है तो Q बाई C, अगर V1 निकालना है तो Q बाई C1 होगा, नहीं होगा भाई। अगर तुमको V1 की वैल्यू निकालनी है पहले संधारित्र के लिए तो क्या आ जाएगा, Q बाई C1, ठीक। क्योंकि देखो C1 पहले संधारित्र के लिए लिख रहे हैं तो C1 आ जाएगा, लेकिन आवेश क्या है, समान है, Q है तो Q ही रखेंगे। अगर तुमको V2 निकालना है तो क्या आ जाएगा, Q बाई C2। V3 निकालना है, अच्छा इनका क्यों क्यों नहीं बदल रहा है, क्योंकि आवेश प्रत्येक संधारित्र पर क्या है, समान होता है। अब हम निकालेंगे टोटल विभव, तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, V1 की वैल्यू Q बाई C1, ऐसे करते चलो जाओ, ठीक। क्यों कॉमन ले लो, 1/1/1/, और यहाँ V चल रहा था V। अब इस Q को नीचे ले आओ तो V बाई 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अब इसको इधर सॉल्व कर लो, V अपान Q क्या होता है, 1/C होता है, इधर कर लेना, C बराबर Q बाई V, तो V बराबर Q बाई C, ठीक है। तो मतलब V बाई Q को क्या लिख दिया है, अरे ठीक है,
इसको पलट दिया गया है, इधर देख लो, इसको पलट दोगे तो क्या आ जाएगा, 1/c बराबर वी क्यों आ जाए, ठीक। तो इसकी जगह रख देंगे हम क्या, 1/c, तो 1/c रख दिया, और आगे क्या चल रहा है, 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c, ये क्या आ जाएगा, क्या कैसे पलट दोगे, यहाँ पर एक वैल्यू लिखी है क्या, तो पलट जाएगा, यहाँ पर कोई एक वैल्यू लिखी होती तो पलट, ये भी प्लस में तो ऐड है, तो ये कैसे हो जाएगा, या तो पहले इन दोनों को सबका बोलो क्या, एलसीएम लेके तब सॉल्व करो, तब तुम पलट सकते हो, ठीक। तो ये निकल के आता है किसके लिए, श्रेणी क्रम के लिए, ठीक। हाँ वो तो होता है, अभी इसके बाद जब हम लोग पढ़ेंगे वाले में था तो अरे वो प्रतिरोध होता है, ये क्या है, संधारित्र है, तो इसके लिए ये होता है, ठीक। अभी आगे जब पढ़ेंगे प्रतिरोध में तो वो भी पढ़ेंगे, तो इतना नोट कर लो, ये पहले समझ गए हो ना कैसे निकाला है। देखो एक चीज समझना, जो चीज अलग अलग होती है, जैसे इसमें हमने निकाला कि प्रत्येक संधारित्र पर विभव अलग अलग होता है, तो तुम विभव निकाल लो V1 V2। अब दूसरे में क्या कहेंगे, समांतर में, उसमें विभव समान होता है लेकिन आवेश अलग अलग होता है, तो वहां पर Q1 Q2 निकालते हैं, और यहाँ पर विभव अलग अलग है तो हम क्या निकालेंगे, V1 V2, बस सभी को ऐड करके इस प्रकार कर लेते हैं, सिर्फ से सिंपल तरीका ये होता है, ठीक। जो चीज अलग अलग दी होती है उसी की वैल्यू निकालकर हम लोग क्या कर लेते हैं, टोटल निकाल लेते हैं, ठीक। तो ये नोट कर लो। अब इसी का जस्ट दूसरा नंबर होता है, अभी हमने श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ लिया, अब क्या पढ़ेंगे, समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन, इसमें भी 2 पॉइंट होते हैं, ठीक। इसमें क्या होता है, इसमें जो विभव होता है वो समान होता है, मतलब प्रत्येक संधारित्र का विभव समान होगा, लेकिन आवेश अलग अलग होता है, तो लिख लो फर्स्ट पॉइंट, प्रत्येक संधारित्र का विभव समान होता है। दूसरा पॉइंट लिखना, प्रत्येक संधारित्र का आवेश अलग अलग, विपरीत नहीं, अलग अलग होता है, ठीक है। तो प्रत्येक संधारित्र का विभव क्या होगा, समान होगा, और प्रत्येक संधारित्र का आवेश अलग अलग होता है। अब समांतर क्रम बना लेते हैं। और एक चीज समझना, जो समांतर क्रम संयोजन होता है उसमें पता कैसे करते हैं, जिस वजह से अभी भूल गए कि श्रेणी क्रम कैसे पता करते हैं, तो एक चीज याद रखना, पहले उसको समझ लो अच्छा। इस प्रकार था, मान लो इस प्रकार से कोई भी डायग्राम बना के आ जाए, तुमसे बोले तुल्य धारिता क्या होगी, तो हमको पता कैसे चलेगी श्रेणी क्रम में, तो याद रखना, ये पहली प्लेट है, ये दूसरी, पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट और दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट अगर एक साथ कनेक्ट हो, उसके बाद दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट और तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट अगर एक साथ से कनेक्ट हो, तो इस प्रकार से ये किस प्रकार की संरचना बन जाएगी, श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम, ठीक। तो ये श्रेणी क्रम इस प्रकार समझेंगे, मतलब पहचानेंगे। और समांतर क्रम क्या होता है, समांतर क्रम में होता है कि पहले संधारित्र की पहली प्लेट दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट तथा तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट किसी एक बिंदु से ऐड होती है, पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट और तीसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट किसी एक पॉइंट से ऐड होती है, तो मतलब या एक पॉइंट से कनेक्ट हो, तो इस प्रकार की संरचना क्या होती है, समांतर क्रम, ठीक। तो ये क्या है, C1, ये C2, ये C3,
इनके बीच विभव क्या होगा बताओ? विभव सेम होगा, ये भी विभव सेम होगा। ऊपर मैंने लिख दिया है कि विभव समान होगा लेकिन आवेश अलग अलग होगा। आवेश क्या होगा? Q1 Q2 Q3। अभी हमने बताया था कि जो वैल्यू अलग अलग होती उसी की वैल्यू हम क्या करते हैं? निकालते हैं। तो अलग अलग वैल्यू क्या है? आवेश की। तो बताओ Q1 बराबर क्या होगा? बोलो, निकाल लो इससे। C बराबर क्या होता है? Q बाई V। तो Q बराबर क्या आ जाएगा? C V। तो Q1 बराबर C1 V। V1 क्यों होगा? विभव तो सबका सेम है। तो पहले संधारित्र का आवेश दूसरे संधारित्र का आवेश निकालेंगे, वो क्या होगा? Q2 बराबर C2 और V। Q3 क्या होगा? C3 और V। इस प्रकार से हो जाएगा। अब क्या करेंगे? अब लिखेंगे क्या? कुल आवेश। तो उसमें विभव अलग अलग था ना, हमने तुमसे क्या बताया? जो वैल्यू अलग अलग होती उसी की वैल्यू तो निकालेंगे। तो बताओ यहाँ पर Q बराबर क्या आ जाएगा? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। बताओ Q की वैल्यू कितनी है? Q1 की वैल्यू C1V C2V और ये C3V। V कॉमन कर लो, क्या आ जाएगा? C1 प्लस C2 प्लस C3। यहाँ पर Q चल रहा है, यहाँ पर Q चल रहा है, नीचे आ जाएगा Q बाई V बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। अब देखो C बराबर क्या होता है? Q बाई V। तो Q बाई V की जगह क्या रख देंगे? C। तो C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। अब आगे कितने भी संधारित्र जुड़े होंगे उसको हम इस प्रकार से ऐड कर सकते हैं। तो ये समांतर क्रम के लिए आ जाए, क्या आ जाएगी? तुल्य धारिता। ठीक, कोई संरचना बनी होगी इस प्रकार से होगा, तुमको C1 C2 C3 इस प्रकार दे देगा, बोलेगा कि तुल्य धारिता क्या होगी इस संरचना की, तो तुमको इस प्रकार निकालना होगा। ठीक, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 इतने फायरेड F लिख लो, ये नोट कर लो।